मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ई नॉट सेल यानी सेल पोटेंशियल के बारे में। तब हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था कि अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रोड किसी भी सेल के, यानी अगर हमने कोई भी हाफ सेल लिया और उसमें एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं किसी भी मेटल की, और उसी के सॉल्यूशन में हम जब उस इलेक्ट्रोड को कांटेक्ट में रखते हैं तो वहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो डेवलप होगा पोटेंशियल, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड व्हेन दैट पोटेंशियल इज टेकन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एंड जो कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे आयंस की वो अगर 1 मोलर होती है, देन दीज आर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब ऐसे ही दो हाफ सेल्स ले लेते हैं तो आपका सेल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट सेल का जो हमारा पोटेंशियल आता है उसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। एंड अगेन व्हेन इट इज टेकन एट स्टैंडर्ड कंडीशन इट इज कॉल्ड एज ई नॉट सेल। लेकिन उस दिन हम बात कर रहे थे कि जब हम सपोज ई नॉट कैथोड बोलते हैं या ई नॉट एनोड हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो वैल्यू आई कहाँ से? तो वो वैल्यू आई हमारी कहाँ से कि उसके लिए हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान ली, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या होती है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और शी, जिसको हम एक और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, शी। तो इसकी हेल्प से यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से बाकी सभी एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट किए गए। तो पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड वर्ड आते ही हमारे पास क्या आ गया? स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार प्रेशर हम लेंगे, और अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन जो भी हम यूज करेंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें, यानी हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? गैस के। तो यानी जो इलेक्ट्रोड होगी वो गैसियस इलेक्ट्रोड होगी। तो गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए और सॉल्यूशन, तो हाइड्रोजन का ही कोई हमें ऐसा सॉल्यूशन लेना होगा जिसमें कि हमें H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन उसमें मिले। तो कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है जैसे HCl, H2SO4, HNO3, दिस कैन बी टेकन फॉर दिस। तो अगर सपोज हम यहाँ पे लें, ये हमारा बीकर हो गया, इसमें हमने क्या लिया? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? विच गिव्स H+ आयंस। तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब ये HCl सॉल्यूशन क्या देगा? 1 मोलर H+ आयंस। ठीक है, अब सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें H2 गैस चाहिए एज अ इलेक्ट्रोड। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? एक चैम्बर जो है वो हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली तो हम गैस इस सॉल्यूशन में पास नहीं करेंगे। जब हमारे पास सॉलिड इलेक्ट्रोड होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक अलग से चैम्बर प्रिपेयर किया जाता है, और यहां से क्या किया जाएगा? H2 gas is bubbled through this passage. तो यहां से क्या होगा? इसमें H2 गैस। लेकिन अब आता है कि H2 गैस जो इस चैम्बर में प्रेजेंट भी होगी, देन हाउ इट विल कम इन कांटेक्ट विद दिस सॉल्यूशन। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लैटिनम फॉयल। प्लैटिनम क्यों यूज करते हैं? कि प्लैटिनम की एक खासियत होती है, आप जानते हैं, दैट इट इज वेरी नॉन रिएक्टिव टाइप। तो ये जो प्लैटिनम होता है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा, इट जस्ट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ आयंस बिटवीन द हाइड्रोजन गैस एंड द सॉल्यूशन। तो ये जो हमने यहाँ पे यूज किया है ये हमारा क्या है? प्लैटिनम फॉयल कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। और इसका पर्पस क्या है? इसका सिर्फ पर्पस इतना ही है कि जो हाइड्रोजन गैस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं विच फर्निश द H+ आयंस, उनके बीच में कंडक्शन करना आयंस का। और फिर हमने ये वायर ले ली
और इसको यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द सिंपली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे हमने प्रिपेयर की। तो अब बाय कन्वेंशन जो है आयुपेक के अकॉर्डिंग, आयुपेक ने कंसिडर किया कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज की जाएगी उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इसको हम क्या कह सकते हैं एस आर पी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी SOP, और ये दोनों वैल्यू किसके बराबर ली 0.00 वोल्ट। यानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दोनों वैल्यूज क्या मानी गई 0 ही क्यों ली गई कि अगर सपोज हम, और यहाँ पे अब इसके कंपैरेटिवली क्या हुआ दूसरी के रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किए गए। जैसे सपोज अगर आप शॉप पे जाते हो तो शॉप पे क्या है कि अगर हमें 1 kg शुगर बाय करनी है या आपको राइस लेने हैं तो क्या करेंगे, उसमें एक तरफ 1 kg का जो बाट होता है वो रखा जाता है और दूसरी तरफ वो इजीली जो है वो 1 kg शुगर या 1 kg राइस जो भी है वो जब सेम लेवल आ जाता है तो वो कह देते हैं ये 1 kg शुगर हो गई। तो वो जो बाट हमने यूज किया तो उसके पास हमने वो क्या, वो कोई मेजरमेंट थोड़ी, उसको हमने लिया हुआ है वो कि क्या माना गया है कि ये 1 kg है। तो अब उसके कंपेरेटिवली हम बाकी चीज़ों को बता सकते हैं कि ये 1 kg हुआ या ये 2 kg हुआ। तो सेम वे यहाँ पे है कि हाइड्रोजन को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया जिसका कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही क्या रखे गए 0 वोल्ट। 0 इसलिए रखे कि इसके कंपेरेटिवली जब हम बाकी सबकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएंगी। जैसे इवन आप केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो एटॉमिक मास, तो वो भी क्या एक रिलेटिव टर्म है। एटॉमिक मास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कार्बन 12 को हमने रेफरेंस मान लिया और उसके रेफरेंस में बाकी सब जो है एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए गए। तो यहाँ पे भी जो रिडक्शन पोटेंशियल हम सबके पढ़ेंगे वो सारे रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, वो सारे रिडक्शन पोटेंशियल एक तरीके से एक रिलेटिव टर्म है जो कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के बाकी सबका कैलकुलेट किया हुआ होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या इतना हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन में 0। अब इसकी हेल्प से हम दूसरे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप कि ये हमारी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गई। अब अगर हम इसी को कोई भी दूसरा जो हमारा सेल हाफ सेल है, सपोज डेनियल सेल में हमने लिया था, एक तरफ हमारे पास जिंक हाफ सेल था और दूसरी तरफ कॉपर का था, तो उनमें से एक एक करके हम दोनों को लेते हैं। सपोज हमने जिंक लिया और यहाँ पे एक और बाय कन्वेंशन रखा गया कि जो हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी उसको लेफ्ट साइड में रखा गया। तो ठीक है, इसको हमने यहाँ पे अगर लेफ्ट में बनाते हैं तो हमारी सपोज यहाँ पे हमने लिया पहले कॉपर को, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली, यहाँ पे आपका ये आ गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेंगे, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो 1 मोलर। देन ये आ गया हमारे पास कॉपर रॉड और इसको किससे कनेक्ट कर दिया गया, आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। और सपोज यहाँ पे हमने लगा दिया ये सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारे पास, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है, दो हाफ सेल रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे हो रही है। ये कौन सी है आपकी, एक हाफ सेल रिएक्शन हो गई और ये सेकंड हो गई। तो अगर आपको लास्ट क्लास का याद हो तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ई नॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात हो रही है। बाय कन्वेंशन अगर हम ई लिख रहे हैं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल। बार बार हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर हमने यहाँ पे
रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का लिया और यहाँ पे एनोड का। तो ये अगर इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो आप ये देखो यहाँ पे इसको हमने लेफ्ट साइड में लिया है, मतलब एज अ एनोड हम कंसिडर कर रहे हैं किसको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। यानी अगर आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करें तो सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आएगा, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। प्लैटिनम जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो जस्ट एज अ इलेक्ट्रोड की सिर्फ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, इट डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द बीकर। तो यहाँ पे आपका H2 था, रिडक्शन होगा, हाँ तो ये हमने जो हमारा इलेक्ट्रोड है कितना है इसका, ये गैसियस फॉर्म में है, 1 बार इसका प्रेशर हो गया। देन हमने क्या लिया, इसके बाद आ गया हमारे पास H पॉजिटिव आयंस होंगे, 1 मोलर कंसंट्रेशन हो गई एक्वियस फॉर्म में। सपोज इफ वी राइट हियर प्लैटिनम, देन प्लैटिनम के बाद हमारा आ गया H2, H2 का 1 इट इज इन गैसियस फॉर्म, 1 बार प्रेशर हो गया। देन H पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर कंसंट्रेशन हो गई। देन सॉल्ट ब्रिज आ गया, देन आप कॉपर आ गया तो कॉपर का Cu 2 प्लस एक्वस कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। देन कॉपर सॉलिड फॉर्म में आपका ये हो जाएगा, तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज द एनोड एंड दिस विल एक्ट एज द कैथोड। तो जो भी इस सर्किट का सेल पोटेंशियल आएगा वो हमें कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे जो हमने वोल्ट मीटर अटैच किया होगा। तो ये रीडिंग हमारे पास है, कैथोड हमारे पास नहीं है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट Cu 2 प्लस Cu माइनस एनोड क्या है हाइड्रोजन, ई नॉट H प्लस H2। हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी कितना है, इट इज 0। तो यानी सेल पोटेंशियल जो यहाँ से कैलकुलेट करके हमारी रीडिंग आई होगी वो आपकी आती है रीडिंग दैट इज 0.34। तो यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना कैलकुलेट हो गया, वो उसकी वैल्यू आ गई 0.34 वोल्ट, ठीक है। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू और द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ऐसे ही सेम वे में हम किसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, सपोज जिंक की, एक और एग्जांपल लेके हम जिंक की करते हैं और सेम वे में बाकी एलिमेंट्स की भी कैलकुलेट की गई। तो अगर हम यहाँ पे देखें सेम हमने हाइड्रोजन को वहीं रखना है लेफ्ट साइड में, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। अब अगर हम यहाँ पे लेंगे तो आपका ये जिंक रॉड हो गया और ये आपका जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो गया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। सेल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो सेम रहेगा, बस डिफरेंस क्या है आपका कॉपर की जगह जिंक आ गया। अगर सेम फॉर्मूला हम फिर से यूज करते हैं तो यहाँ पे ई नॉट जिंक आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ पे एनोड क्या है हमारा हाइड्रोजन। अगेन जो यहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू आती है इस कंडीशन में, यानी अगर हम हाइड्रोजन और जिंक को ले रहे हैं हाफ ऑफ सेल रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी ई नॉट सेल की वो आती है -0.76। तो ये किसके बराबर होगी, ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस 0। तो यहाँ पे जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल आ गया वो कितना आ गया -0.76 वोल्ट। In the same way, different elements were used
on the right hand side, will connected on the right hand side and their reduction potential were calculated. जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, चाहे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उन सब का जो है वो रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट किया गया। बार बार ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे, और अगर कंफ्यूज नहीं होना, अगर हमें क्वेश्चन में कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो आपको पहले भी बताया था मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो यानी अगर जब हमें क्वेश्चंस में ये यहाँ पे यूज करना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो यानी अगर जिंक का है सपोज, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर मैं कहूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक तो कितना आ जाएगा 0.76 वोल्ट। और अगर कॉपर की अगर हम बात करें, वहां पे वैल्यू आई थी 0.34 वोल्ट, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर विल बी माइनस 0.34 वोल्ट। जस्ट सिर्फ माइनस का साइन जो है, क्योंकि आप रिएक्शन देखो जस्ट क्या हो जाती है, रिवर्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस अगर हम देखते हैं तो जस्ट वो एक दूसरे की रिवर्स है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिर्फ रिवर्स होगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में। और ऐसे ही डिफरेंट जो थे हमारे एलिमेंट्स, उनके रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किए गए और उनको एक सीरीज की फॉर्म में अरेंज कर दिया गया, और उस सीरीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स in which they are arranged according to their standard reduction potential. पॉज कर दिया। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखोगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो मेंशन है। तो अगर इसमें हम देखें, सबसे हाईएस्ट जो है वो कितना दिया हुआ है, 2.87। किसका दिया हुआ है, फ्लोरीन का। यानी फ्लोरीन का अगर रिडक्शन हो रहा है किसमें, फ्लोराइड आयंस में, तो रिडक्शन पोटेंशियल आता है हमारा 2.87। अब इसमें आप देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ पे आया, ये रहा मिडल में, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है आपका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिस इज 0, और फ्लोरीन का दिया हुआ है 2.87। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब वो ईजिली रिडक्शन, उसका रिडक्शन जो है वो ईजिली पॉसिबल है। रिडक्शन ईजिली पॉसिबल है मतलब वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। दैट्स वाई फ्लोरीन इज द F2 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसे ही अगर हम देखें इस सीरीज में डाउन जाएंगे तो यहाँ पे आपकी -3.05 जो है वो वैल्यू दी है, किसकी दी है, लिथियम की, कि Li+ का अगर हम रिडक्शन करते हैं और हमारा बनता है Li, यानी लिथियम Li+ से अगर हमें Li मिलता है, यानी उसका रिडक्शन करते हैं लिथियम आयन का, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है -3.05। तो इसका मतलब है कि जितना ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मिनिमम है। अगर इस सीरीज में हम देखें तो मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे किसका दिया हुआ है, Li+ आयन का। यानी रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है, कि उसको रिड्यूस होना अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या होगा, ईजिली ऑक्सीडाइज। यानी जो Li+ है, Li+ से जो Li बनेगा वो ईजिली वहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल था। तो ऑक्सीडेशन अगर जिसका पॉसिबल होता है तो वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इसमें हम देखें अगर सीरीज़, यानी इस सीरीज़ के बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो हाइड्रोजन के ऊपर है, जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं, इसका मतलब वो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते, और जो उसके नीचे आएंगे दैट मीन्स दे कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। इसके बेसिस पे, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे हम एक और चीज़ बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा और कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सपोज अगर आपको क्वेश्चन आए कि यहाँ पे सिल्वर है और सिल्वर के बाद कॉपर दिया है, तो इन दोनों में से जो है वो कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो हम इनका दोनों का क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर का ये रहा हमारे पास Cu2+ से 0.34, जबकि सिल्वर का कितना है 0.80। तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सिल्वर और Cu में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सिल्वर।
कॉपर क्या होगा, उसके कंपेरेटिवली कम ऑक्सीडाइज जो है, रिलेटिवली जो उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा कि उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है। तो उससे आप पहली एक चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई होगा, मतलब वहां उस एलिमेंट का रिडक्शन उतना ही इजी होगा। ठीक है, जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, इजी, यानी वहां पे रिडक्शन की जो है चांसेस वो ज्यादा है। तो और दूसरा हम कह सकते हैं कि जितना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उतना ही उस एलिमेंट का क्या इजी होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बार बार सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की, तो यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका खुद उस एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन, यानी इट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा तो उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसका रिवर्स हो जाएगा कि अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल जो क्या है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर लो है तो यानी उसका ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी और वो खुद क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में सपोज 2-3 एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो आप वैल्यू देख के उसमें से बता सकते हो कि इनमें से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा या कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है। अगर आपसे पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है उसमें से बेटर, तो आप क्या देखोगे, जिसकी सबसे हाईएस्ट होगी वही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आपसे पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है तो आप देखोगे कि वैल्यू सबसे लो किसकी है, वो उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स। हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी हम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर को फाइंड आउट वहां से कंपेयर कर सकते हैं। देन वन मोर यूज इज देयर कि वी कैन प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। यानी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं वो भी हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज आपको एक इक्वेशन गिवन है, सपोज अगर हम क्वेश्चन ले लें यहाँ पे Ag प्लस Cu से हमें मिल रहा है Cu2 प्लस Ag। सपोज ये अगर हमारी रिएक्शन है तो अगर हमें इसमें ये बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका सेल्फ पोटेंशियल, या हम कह सकते हैं ईएमएफ। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, अगर उसका ईएमएफ या जो सेल्फ पोटेंशियल आता है वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो जैसे जस्ट वी कैन चेक इन दिस रिएक्शन, हमें पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट एंड सिल्वर का होता है ये होता है आपका 0.80 वोल्ट। तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल निकालें तो आपको पता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब आप इसमें देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है,
कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मींस कॉपर विल बी एट द एनोड, एंड सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी इट विल बी एट द कैथोड। तो अगर हम यहाँ पे लें तो यहाँ पे ई नॉट किसका आ जाएगा, सिल्वर का, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो आप अगर इसमें वैल्यू कैलकुलेट करें हम 0.80 माइनस 0.34, तो आंसर कितना आ गया आपका इसमें 0.646 वोल्ट। तो यहाँ पे आंसर हमारा सेल्फ पोटेंशियल कितना आ रहा है, प्लस 0.46, मीन्स दिस रिएक्शन इज फिजिबल। बट अगर यही रिएक्शन हमने रिवर्स ली होती, मीन्स अगर यहाँ पे हम ले लेते कॉपर Cu2 प्लस आयंस, सपोज मैं इसको रिवर्स लेके भी आपको दिखा देती हूँ, तो हमारा आंसर आता नेगेटिव में, और जैसे ही अगर नेगेटिव में आंसर आता इट मीन्स दैट रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। सपोज हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इस रिएक्शन को यहीं रखते हैं। सपोज हम कॉपर और जिंक वाला ही एग्जांपल एक और लेते हैं कि इफ आई टेक Cu2 प्लस कॉपर प्लस Zn2 प्लस will give Zn प्लस Cu2 प्लस। अगर ये रिएक्शन हमें गिवन है और हमें चेक करनी है इसकी फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी, यानी ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं, तो आप इसमें देखो रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कितना होता है 0.34 वोल्ट, और जिंक का होता है हमारा माइनस 0.76 वोल्ट। नाउ वी कैन चेक ई नॉट सेल। अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और कॉपर का ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक हमारी कैथोड हो गई और कॉपर क्या हो गया, एनोड। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ आपका ई नॉट, जिंक हमारा कैथोड है, माइनस ई नॉट ऑफ कॉपर। तो अगर यहाँ पे आप लोगे तो ये माइनस 0.76 माइनस 0.34, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका इसमें 1.1, यानी 1.1 वोल्ट, लेकिन साइन क्या आया माइनस, मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हमारे दो फायदे हो गए। फर्स्ट थिंग, वी कैन कंपेयर द रिड्यूसिंग एंड oxidizing power of the elements. Second thing, we can predict whether the reaction is spontaneous or not. और उसके लिए आपको याद क्या रखना है कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, यानी अगर उसका EMF या जिसको हम और क्या कह रहे हैं यहाँ पे ई नॉट सेल जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, देन ओनली रिएक्शन इज फिजिबल, अदरवाइज रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अगर आपका नेगेटिव आएगा ई नॉट सेल मीन्स रिएक्शन इज नॉट विजिबल। थैंक यू। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चंस और हैं एनसीईआरटी में, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, जिसमें आप ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट करना है या आपको ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट उसमें बताने हैं। तो आई होप वो क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड देन वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक।